Namaskar students. Welcome to Cloud Computing. KUK University. BBA BCA BCom BA second semester. Unit 3. Today's topic is Cloud Storage Management and Virtualization. Let us begin. Cloud Storage Management का मतलब है डेटा को क्लाउड पर स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना और सिक्योर रखना। ये डेटा ऑनलाइन सर्वर्स पर स्टोर्ड होता है। आप इसे कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मेन टास्क्स होते हैं। नंबर 1 क्लाउड स्टोरेज अकाउंट्स बनाना। नंबर 2 बैकअप्स और रिकवरी सेट करना। नंबर 3 डेटा को सिक्योर करना। नंबर 4 सर्वर्स, नेटवर्क्स और डिवाइसेस को मैनेज करना। अब बात करते हैं कैसे काम करता है क्लाउड स्टोरेज। स्टेप 1 यूजर अपनी फाइल इंटरनेट के थ्रू अपलोड करता है। स्टेप 2 क्लाउड प्रोवाइडर उस फाइल को मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर करता है। स्टेप 3 यूजर अपना डेटा कभी भी एक्सेस कर सकता है वाया वेब ब्राउजर या एपीआई। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड स्टोरेज मैनेजमेंट। पॉइंट 1 सिक्योरिटी। डेटा एनक्रिप्ट होता है। मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है ताकि डेटा लॉस या अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। क्लाउड स्टोरेज सिस्टम रिलायबल और स्केलेबल होता है। क्लाउड स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब है क्लाउड में डेटा स्टोर करने का सिस्टम को एफिशिएंटली मैनेज करना। इसका यूज करने से बिजनेसेस को काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कॉस्ट रिडक्शन। क्लाउड स्टोरेज यूज करने से ह्यूम सिर्फ उतनी स्पेस के पैसे डीन पड़ते हैं जितनी हम यूज करते हैं। इसे स्टोरेज कॉस्ट काफी कम हो जाती है। दूसरा बेनिफिट है इजी एक्सेसिबिलिटी। ऑथोराइज्ड यूजर्स किसी भी डिवाइस से कहीं से भी कभी भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। चाहे घर से काम हो या ट्रैवल पे हो, फाइल्स हमेशा अवेलेबल होती है। तीसरा है कंप्लायंस। क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज लीगल रूल्स और डेटा प्राइवेसी लॉज को फॉलो करने में हेल्प करती है। इनमें ट्रैकिंग और कंट्रोल टूल्स होते हैं जो कंप्लायंस इंश्योर करते हैं। चौथा है डेटा गवर्नेंस। क्लाउड स्टोरेज पॉलिसीज जैसे डेटा रिटेंशन शेड्यूल और क्लासिफिकेशन के साथ डेटा को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करता है। पांचवा बेनिफिट है बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर कभी सिस्टम क्रैश हो जाए या कोई डिजास्टर आ जाए तो क्लाउड से डेटा जल्दी रिकवर किया जा सकता है क्योंकि बैकअप हमेशा रेडी होता है। अब बात करते हैं कुछ की एडवांटेजेस की। नंबर 1 कॉस्ट सेविंग्स। क्लाउड में सिर्फ यूज की गई स्टोरेज के पैसे डीन पड़ते हैं। जैसे एक स्टार्टअप सिर्फ छोटी स्पेस के लिए पे करेगा जब तक बिजनेस ग्रो नहीं करता। नंबर 2 स्केलेबिलिटी। जब डेटा बढ़ता है तो स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। जब डेटा कम हो तो उससे रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे एक रिटेल कंपनी फेस्टिव सीजन के लिए स्टोरेज बढ़ा लेती है और बाद में कम कर लेती है। नंबर 3 सिक्योरिटी। क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे गूगल ड्राइव एन्क्रिप्शन और मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी देते हैं ताकि डेटा सेफ रहे। नंबर 4 बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। इमरजेंसी में डेटा को इजीली रिकवर किया जा सकता है। जैसे एक हॉस्पिटल क्लाउड में पेशेंट रिकॉर्ड्स बैकअप करता है और सिस्टम फेल होने पर डेटा रिकवर कर लेता है। नंबर 5 फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी डिवाइस से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे रिमोट एम्प्लॉयज या ट्रैवल करते वक्त भी कंपनी के फाइल्स ओपन हो जाते हैं। नंबर 6 कंप्लायंस। फाइनेंशियल फर्म्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स के टूल्स का यूज करके डेटा रेगुलेशंस का ध्यान रखते हैं।
और नंबर 7 एक्सेस कंट्रोल। हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन फाइल देख सकता है, कौन एडिट कर सकता है। जैसे एक मैनेजर सिर्फ कुछ टीम मेंबर्स को एक रिपोर्ट का एक्सेस देता है। ये द क्लाउड स्टोरेज मैनेजमेंट के मैं बेनिफिट्स। ये सिस्टम बिजनेसेस को सिक्योर, स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। नंबर 8 कोलैबोरेशन। क्लाउड स्टोरेज टीम्स को एक हाई फाइल पर अलग अलग लोकेशंस से काम करने की सुविधा देता है। जैसे एक ग्लोबल मार्केटिंग टीम एक हाई प्रेजेंटेशन को रियल टाइम में अपडेट कर सकती है, चाहे कोई इंडिया में हो, कोई यूएस में। नंबर 9 डेटा गवर्नेंस। क्लाउड में हम डेटा के रूल्स सेट कर सकते हैं, जैसे डेटा को कब तक रखना है और कैसे क्लासिफाई करना है। एक लॉ फर्म डिसाइड कर सकती है कि क्लाइंट का डेटा 7 साल तक रखा जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नंबर 10 मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। क्लाउड टूल्स के जरिए स्टोरेज यूसेज और परफॉर्मेंस ट्रैक किया जा सकता है। जैसे एक आईटी मैनेजर देख सकता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा स्टोरेज यूज कर रहा है और इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की जो क्लाउड स्टोरेज मैनेज करते वक्त सामने आते हैं। चैलेंज 1 सिक्योरिटी। सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना मुश्किल हो सकता है। जैसे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इंश्योर करना पड़ता है कि पेशेंट रिकॉर्ड्स एन्क्रिप्टेड हो और सिक्योर रहे। चैलेंज 2 कॉस्ट। क्लाउड स्टोरेज इनिशियली सस्ता लगता है, लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो कॉस्ट हाई हो सकती है। जैसे एक कंपनी जो वीडियो आर्काइव्स स्टोर कर रही है, उससे स्टोरेज बिल्स हैवी पड़ सकते हैं। चैलेंज 3 कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्किल्स गैप। क्लाउड स्टोरेज को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक आईटी स्किल्स चाहिए होती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रेंड आईटी टीम नहीं है, तो उन्हें क्लाउड सेटअप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। चैलेंज 4 वेंडर लॉकिंग। एक बार अगर आप एक वेंडर यूज करने लगते हो तो दूसरे वेंडर पर स्विच करना मुश्किल और महंगा पड़ता है। जैसे जो कंपनी AWS पर डेटा स्टोर करती है, उसके लिए एज़्योर पर माइग्रेट करना टफ हो सकता है। चैलेंज 5 कंप्लायंस। कुछ इंडस्ट्रीज के रूल्स होते हैं कि डेटा क्लाउड में नहीं, लोकल सर्वर्स में ही स्टोर होना चाहिए। जैसे कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज को नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेटा ऑन प्रेमिसेस हाई स्टोर करना पड़ता है। नंबर 6 कनेक्टिविटी। अगर इंटरनेट स्लो या अनरिलायबल हो तो डेटा एक्सेस और अपलोड में डिले हो सकता है। जैसे एक रिमोट ऑफिस जहां इंटरनेट वीक है, वहां क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट फाइल्स ओपन करने में टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का सिंपल मतलब है एक फिजिकल रिसोर्स को, जैसे सर्वर या एप्लीकेशन, मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना। ये रिसोर्स सबके लिए अलग अलग लगता है, पर असल में वो एक ही होता है। एग्जाम्पल, सोचिए एक बड़ी कंपनी के पास एक हाई फिजिकल सर्वर है, पर उसमें मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स बना दिए गए हैं। हर टीम का अपना सर्वर लगता है, लेकिन सब एक हाई मशीन पर काम कर रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है? स्टेप 1 हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जो वर्चुअल मशीन्स मैनेज करता है। ये सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज जैसे फिजिकल रिसोर्सेज को हर वर्चुअल मशीन में डिवाइड करता है। इसका काम ये इंश्योर करना होता है कि एक वीएम दूसरी वीएम के काम में इंटरफियर ना करे। स्टेप 2 वर्चुअल मशीन वीएम। वीएम एक ऐसी वर्चुअल कंप्यूटर होती है जो अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकती है, इवन अगर होस्ट कंप्यूटर का ओएस अलग हो। स्टेप 3 होस्ट ओएस।
ये फिजिकल मशीन का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन चलता है। स्टेप 4 गेस्ट ओएस। हर वर्चुअल मशीन के अंदर एक गेस्ट ओएस इंस्टॉल होता है। जैसे अगर होस्ट ओएस विंडोज है तो वीएम के अंदर आप लिनक्स या मैकओएस भी चला सकते हो। एग्जाम्पल, एक डेवलपर विंडोज लैपटॉप पर काम कर रहा है लेकिन उसके वीएम में लिनक्स ओएस रन हो रहा है फॉर टेस्टिंग। नंबर 8 कोलैबोरेशन। क्लाउड स्टोरेज टीम्स को एक हाई फाइल पर अलग अलग लोकेशंस से काम करने की सुविधा देता है। जैसे एक ग्लोबल मार्केटिंग टीम एक हाई प्रेजेंटेशन को रियल टाइम में अपडेट कर सकती है, चाहे कोई इंडिया में हो कोई यूएस में। नंबर 9 डेटा गवर्नेंस। क्लाउड में हम डेटा के रूल्स सेट कर सकते हैं, जैसे डेटा को कब तक रखना है और कैसे क्लासिफाई करना है। एक लॉ फर्म डिसाइड कर सकती है कि क्लाइंट का डेटा 7 साल तक रखा जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नंबर 10 मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। क्लाउड टूल्स के जरिए स्टोरेज यूसेज और परफॉर्मेंस ट्रैक किया जा सकता है। जैसे एक आईटी मैनेजर देख सकता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा स्टोरेज यूज कर रहा है और इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की जो क्लाउड स्टोरेज मैनेज करते वक्त सामने आते हैं। चैलेंज 1 सिक्योरिटी। सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना मुश्किल हो सकता है। जैसे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इंश्योर करना पड़ता है कि पेशेंट रिकॉर्ड्स एन्क्रिप्टेड हो और सिक्योर रहे। चैलेंज 2 कॉस्ट। क्लाउड स्टोरेज इनिशियली सस्ता लगता है लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो कॉस्ट हाई हो सकती है। जैसे एक कंपनी जो वीडियो आर्काइव्स स्टोर कर रही है, उससे स्टोरेज बिल्स हैवी पड़ सकते हैं। चैलेंज 3 कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्किल्स गैप। क्लाउड स्टोरेज को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक आईटी स्किल्स चाहिए होती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रेंड आईटी टीम नहीं है तो उन्हें क्लाउड सेटअप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। चैलेंज 4 वेंडर लॉकिंग। एक बार अगर आप एक वेंडर यूज करने लगते हो तो दूसरे वेंडर पर स्विच करना मुश्किल और महंगा पड़ता है। जैसे जो कंपनी AWS पर डेटा स्टोर करती है उसके लिए एज्योर पर माइग्रेट करना टफ हो सकता है। चैलेंज 5 कंप्लायंस। कुछ इंडस्ट्रीज के रूल्स होते हैं कि डेटा क्लाउड में नहीं लोकल सर्वर्स में ही स्टोर होना चाहिए। जैसे कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज को नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेटा ऑन प्रेमिसेस हाई स्टोर करना पड़ता है। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। वर्चुअल मशीन्स का सबसे बड़ा फायदा है कि इन्हें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे बिना डाउनटाइम के शिफ्ट किया जा सकता है। यानी आप हार्डवेयर अपग्रेड करो और सिस्टम रुकेगा नहीं। वर्कलोड आइसोलेशन सैंडबॉक्सिंग। डेवलपर्स के लिए परफेक्ट। आप अलग अलग टेस्ट एनवायरनमेंट्स बना सकते हो बिना मेन सिस्टम को अफेक्ट किए। सेफ और एफिशिएंट डीबगिंग पॉसिबल है। एम्यूलेशन ऑफ हार्डवेयर। वर्चुअलाइजेशन एक हार्डवेयर का दूसरे हार्डवेयर जैसे बिहेवियर सिमुलेट करता है। यानी एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर दूसरे सिस्टम पे भी चल सकता है। स्केलेबिलिटी। डिमांड बढ़ती है। नो प्रॉब्लम। न्यू वर्चुअल मशीन्स टोरेंट क्रिएट करो, परफेक्ट फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। स्नैपशॉट एंड क्लोनिंग। आप किसी भी एम का एग्जैक्ट कॉपी यानी स्नैपशॉट ले सकते हो। अगर कुछ गलत हो जाए टोरेंट रिस्टोर कर लो। क्लोन बना के सिमिलर सिस्टम्स फटाफट डिप्लॉय करो। फ्लेक्सिबिलिटी। नए वीएम्स क्रिएट करो, पुराने डिलीट करो, मॉडिफाई करो बिना नए हार्डवेयर खरीदे। डिजास्टर रिकवरी बैकअप। स्नैपशॉट्स से बैकअप लेना आसान होता है। सिस्टम क्रैश हो गया, कोई बात नहीं, प्रीवियस स्टेट पे वापस आ जाओ।
टेस्टिंग डेवलपमेंट। अलग अलग देव एनवायरनमेंट्स सेटअप करो बिना नए हार्डवेयर इन्वेस्ट किए। परफेक्ट फॉर फास्ट डेवलपमेंट साइकिल्स। क्लाउड माइग्रेशन। आपके वर्कलोड्स को इजीली क्लाउड पे शिफ्ट करना पॉसिबल होता है वर्चुअलाइजेशन के थ्रू। ग्रीन कंप्यूटिंग। कम हार्डवेयर यूज होता है, एनर्जी बचती है, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का मतलब होता है सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज जैसे फिजिकल रिसोर्सेज को एक शेयर्ड पूल में कंबाइन करना। फिर इन रिसोर्सेस को डायनामिकली एलोकेट किया जा सकता है जब भी किसी वर्चुअल मशीन यानी वीएम को जरूरत हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें तो डेटा सेंटर्स में वर्चुअलाइजेशन का यूज होता है ताकि एक हाई सर्वर पे कई वीएम्स चल सके। इससे स्पेस और एनर्जी दोनों सेव होती है। फिर आते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड। ये लोग वर्चुअलाइजेशन का यूज करके कस्टमर्स को स्केलेबल वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी वर्चुअलाइजेशन यूज होती है। डेवलपर्स सॉफ्टवेयर को वर्चुअल एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं बिना प्रोडक्शन सिस्टम को रिस्क में डाले। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की, स्पेशली सर्वर वर्चुअलाइजेशन। ये क्या होता है? सिंपल। एक फिजिकल सर्वर को मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे? इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसे हम हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मैनेजर कहते हैं। ये फिजिकल सर्वर को पार्टीशन करता है अलग अलग आइसोलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में। हर वर्चुअल सर्वर अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है, टोटली इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक कंपनी को एक सर्वर चाहिए डाटाबेस के लिए और दूसरा वेब होस्टिंग के लिए। दोनों का काम वर्चुअल सर्वर्स से हो सकता है बिना नए फिजिकल सर्वर्स खरीदे। बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट एफिशिएंसी। नए फिजिकल सर्वर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक हाई सर्वर मल्टीपल काम संभाल लेता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन के कुछ और फायदों की। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। सर्वर के रिसोर्सेस का बेटर यूज होता है। कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं जाता। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। कम फिजिकल सर्वर्स का मतलब है कम मेंटेनेंस और कम डाउनटाइम। रिड्यूस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब सब कुछ वर्चुअल हो सकता है तो फिजिकल सर्वर्स की जरूरत भी कम हो जाती है। एनर्जी सेविंग। मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स एक हाई हार्डवेयर पे चल जाते हैं तो पावर कंजम्पशन भी काफी कम होती है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ये क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस को कंबाइन करके एक सिंगल बड़ा वर्चुअल स्टोरेज बनाया जाता है। यूजर को लगता है कि एक ही बड़ा स्टोरेज ड्राइव है, लेकिन अंदर से वो एक्चुअली कई छोटी ड्राइव्स का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी के पास छोटी छोटी हार्ड ड्राइव्स है तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन से उनको कंबाइन करके एक बड़ा वर्चुअल डिस्क बनाया जा सकता है। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ऑब्जेक्ट स्टोरेज डेटा को स्टोर करता है एज कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स विथ मेटाडाटा। ब्लॉक स्टोरेज डेटा को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में स्टोर करता है, फास्ट एंड एफिशिएंट। फाइल स्टोरेज, जैसे हम अपने कंप्यूटर में फोल्डर्स और फाइल्स में काम करते हैं, बिल्कुल वैसा। और क्या क्या फायदे मिलते हैं? स्केलेबिलिटी, जब चाहे स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, सारी स्टोरेज को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। ईजियर बैकअप्स, बैकअप लेना सिंपल हो जाता है। बेटर परफॉर्मेंस, स्टोरेज का यूज ऑप्टिमाइज होता है, स्पीड भी अच्छी मिलती है।
ऑटोमेटेड मैनेजमेंट, मैनुअल काम कम, ऑटोमेशन ज्यादा। तो दोस्तों, सर्वर और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन दोनों हाई मॉडर्न आईटी वर्ल्ड के सुपर हीरोज है, कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंट और सुपर फ्लेक्सिबल। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, ये क्या होता है? इसमें फिजिकल हार्डवेयर जैसे राउटर्स और स्विचेस को सॉफ्टवेयर के थ्रू एक सिंगल वर्चुअल नेटवर्क में कंबाइन किया जाता है। नेटवर्क के रिसोर्सेज जैसे बैंडविड्थ, राउटिंग और सिक्योरिटी को वर्चुअलाइज करके एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक एंटरप्राइज नेटवर्क मल्टीपल फिजिकल डिवाइसेस को मिला के एक हाई लॉजिकल वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करता है, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल और इजी टू स्केल होता है। इसके फेड फ्लेक्सिबिलिटी नेटवर्क को इजीली स्केल और एडजस्ट कर सकते हैं। एफिशिएंसी मैनेजमेंट का काम सिंपल हो जाता है, कॉस्ट भी कम होती है। सिक्योरिटी डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स का ट्रैफिक अलग अलग रख के सिक्योरिटी बेटर बनाई जा सकती है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन पे। इसका मतलब है आप एप्लीकेशंस को क्लाउड से एक्सेस कर सकते हो बिना उन्हें अपने डिवाइस पे इंस्टॉल किए। ये एप्लीकेशंस सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स पे होस्ट होते हैं। यूजर को ऐसा फील होता है जैसे ऐप उनके डिवाइस पे हाई रन हो रही हो, लेकिन असल में सब कुछ बैकएंड में हो रहा होता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयीज को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्चुअल फॉर्म में प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉयीज किसी भी डिवाइस पे ऑफिस यूज कर सकते हैं बिना इंस्टॉल किए। इसके बेनिफिट्स क्या है? नो इंस्टॉलेशन नीडेड, बस लॉगिन करो और ऐप यूज करो। ऑटोमेटिक अपडेट्स, सभी यूजर्स को लेटेस्ट वर्जन मिलता है बिना मैन्युअली अपडेट करे। सिक्योरिटी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से रिस्क ऑफ मैलवेयर काफी कम हो जाता है। कंपैटिबिलिटी, आप अन एप्लीकेशंस को भी चला सकते हो जो नॉर्मली आपके लोकल सिस्टम पे सपोर्ट नहीं होती। बैकअप रिकवरी, एप्लीकेशंस और डेटा का बैकअप लेना इजी हो जाता है और अगर कुछ गलत हो जाए तो रिकवरी भी फास्ट होती है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन या जिसे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब, आप एक पूरा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रिमोटली एक्सेस कर सकते हो जो पावरफुल सर्वर्स पे होस्ट होता है। चाहे आपके पास बेसिक डिवाइस हो या हाई एंड, वर्चुअल डेस्कटॉप किसी भी डिवाइस पे स्मूथली रन कर सकता है। कैसे काम करता है? हाइपरवाइजर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फिजिकल रिसोर्सेस को मैनेज करता है बिटवीन सर्वर और यूजर्स। मल्टीपल यूजर्स अपने अपने वर्चुअल डेस्कटॉप्स एक्सेस कर सकते हैं बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए। इसके फायदे क्या हैं? कॉस्ट एफिशिएंसी, पावरफुल लोकल मशीन्स की जरूरत नहीं, वर्चुअल डेस्कटॉप्स से काम हो जाता है। एफिशिएंट रिसोर्स यूज, सर्वर के रिसोर्सेस का बेस्ट यूज होता है। इजी बैकअप, डेटा सिक्योरली बैकअप और रिकवर किया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड आईटी कंट्रोल, आईटी टीम सब कुछ रिमोटली मैनेज कर सकती है, हैसल फ्री। और लास्ट में बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन की। ये फीचर अलाउ करता है कि एक हाई फिजिकल मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक साथ चल सके, जैसे विंडोज और लिनक्स दोनों एक हाई सिस्टम पे। कैसे? होस्ट ओएस के ऊपर गेस्ट ओएसएस रन करते हैं। इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और हर ओएस अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है। क्या फायदा? फास्टर परफॉर्मेंस, ये सर्वर वर्चुअलाइजेशन से भी ज्यादा फास्ट होती है, स्पेशली जब टेस्टिंग या डेवलपमेंट करना हो। पुराने एप्लीकेशंस को नए सिस्टम्स पे भी इजीली रन कर सकते हो। स्पेस और रिसोर्स सेविंग, वर्चुअलाइजेशन से आपको फिजिकल सर्वर्स की जरूरत कम पड़ती है। मतलब लेस स्पेस, लेस इलेक्ट्रिसिटी
और डेफिनेटली कम मेंटेनेंस कॉस्ट। फिर आता है नो हार्डवेयर डिपेंडेंसी। आपको अलग अलग हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं। सेम सिस्टम पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स चल सकती है। तो एक्स्ट्रा टाइम और पैसा दोनों बचा। और जब बात आए टेस्टिंग की, तो वर्चुअलाइजेशन इज अ गेम चेंजर। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ऐप्स टेस्ट करनी हो तो आपको अलग मशीन्स नहीं चाहिए, सब एक हाई सिस्टम में हो जाता है। अब बात करते हैं मेजर एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। 1. रिड्यूस्ड कॉस्ट। एक हाई फिजिकल सर्वर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स चलाने से हार्डवेयर और पावर दोनों की कॉस्ट गिर जाती है। 2. स्केलेबिलिटी। आप इजीली नए वर्चुअल मशीन्स ऐड कर सकते हो जब वर्कलोड बढ़ता है, बिना डाउनटाइम के। 3. रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सर्वर की कैपेसिटी का फुल यूज होता है और कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं होता। 4. स्पीडी रिकवरी। अगर सिस्टम फेल हो गया तो नया वर्चुअल मशीन जल्दी से क्रिएट करके बैकअप से डेटा रिस्टोर कर सकते हो, नो नीड टू रिपेयर हार्डवेयर। 5. फ्लेक्सिबिलिटी। एक हाई मशीन पर अलग अलग ओएस और सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। डेवलपमेंट टेस्टिंग सब आसान हो जाता है। 6. फास्टर प्रोविजनिंग। जब चाहिए टैब वर्चुअल रिसोर्स क्रिएट हो सकता है, फिजिकल सेटअप का वेट नहीं करना पड़ता। 7. इजी डेटा सेंटर मैनेजमेंट। बैकअप, माइग्रेशन और डिजास्टर रिकवरी सब इजी हो जाता है वर्चुअलाइजेशन के साथ। 8. क्लाउड वेंडर मैनेजमेंट। और अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हो तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और स्टोरेज का काम भी क्लाउड वेंडर संभल लेता है। आइसोलेशन। वर्चुअलाइजेशन में हर वर्चुअल मशीन अलग होती है। मतलब अगर एक वीएम क्रैश हो जाए या वायरस आ जाए तो बाकी वीएम्स सेफ रहती है। इसे सिस्टम का ओवरऑल स्टेबिलिटी बना रहता है। क्या बात है ना? लेकिन जैसा हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वैसे हाई वर्चुअलाइजेशन के कुछ चैलेंजेस भी हैं। 1. डिपेंडेंसी ऑन होस्ट सिस्टम। अगर होस्ट सर्वर डाउन हो गया तो उस पर चलने वाली सारी वर्चुअल मशीन्स अफेक्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है सर्विसेज रुक सकती है, बिजनेस ऑपरेशंस स्लो या स्टॉप हो सकते हैं। 2. सिक्योरिटी कंसर्न्स। वर्चुअलाइजेशन के साथ नए सिक्योरिटी रिस्क्स भी आते हैं। एक हाई हार्डवेयर पर मल्टीपल वीएम्स चलती है और अगर हाइपरवाइजर यानी जो उनको मैनेज करता है उसमें वल्नरेबिलिटी हो तो सारे वीएम्स डेंजर में पड़ सकते हैं। सेंसिटिव डेटा के लिए ये रिस्क बढ़ जाता है। 3. लाइसेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट्स। अलग अलग वीएम्स पे अलग ओएस या सॉफ्टवेयर चलना हो तो ज्यादा लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है, जो काफी कॉस्टली हो सकता है। और वर्चुअलाइजेशन सेटअप करने का इनिशियल कॉस्ट भी हाई हो सकता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब इन्वेस्ट करना पड़ता है। 4. कॉम्प्लेक्सिटी। वर्चुअलाइजेशन का एनवायरनमेंट मैनेज करना सिंपल नहीं होता। इसके लिए एक्सपर्ट स्किल्स चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग और एडवांस्ड टूल्स। अगर मैनेज सही से ना हो तो परफॉर्मेंस और रिसोर्स एलोकेशन में दिक्कत आ सकती है। 5. रिसोर्स कंटेंशन। एक हाई सर्वर पर जब मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स चलती है तो वो सब सेम सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज के लिए कॉम्पीट करती है। इसे परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है, स्पेशली जब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा एक हाई हार्डवेयर पर हो, जिसे हम बोलते हैं मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट। 6. कंपैटिबिलिटी इश्यूज। अगर होस्ट सर्वर का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो कुछ वर्चुअल मशीन्स चलना बंद कर सकती है। कंपैटिबिलिटी का इशू आ सकता है और फिर अन वीएम्स को अपडेट या रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो काफी टाइम और एफर्ट ले सकता है।
अब चलिए समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग एक टेक्निक है जो नेटवर्क ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ओवरलोड अवॉइड होता है और सिस्टम रिलायबल बन जाता है। एडवांटेजेस ऑफ लोड बैलेंसिंग। एक, इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी। जब ट्रैफिक बढ़ता है, जैसे किसी वेबसाइट पर ज्यादा विजिटर्स आ जाए, तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को अलग अलग सर्वर्स पर भेजता है। आप एक्स्ट्रा सर्वर्स ऐड कर सकते हो बिना सर्विस को डिस्टर्ब किए। 2, रिड्यूस्ड डाउन टाइम। अगर एक सर्वर डाउन हो गया या मेंटेनेंस में है, तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली किसी दूसरे एक्टिव सर्वर पर रीडायरेक्ट कर देता है। इसे डाउनटाइम कम होता है और सर्विसेज अवेलेबल रहती है 24/7। तो दोस्तों, वर्चुअलाइजेशन पावरफुल है, लेकिन समझदारी से मैनेज करना पड़ता है। और लोड बैलेंसिंग एक स्मार्ट टेक्निक है जो सिस्टम को ज्यादा रिलायबल और स्केलेबल बनाता है। 3, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। जब लोड बैलेंसर ट्रैफिक को स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हर सर्वर पे लोड कम होता है। इसे नेटवर्क फ्लो स्मूथ होता है और रिस्पॉन्स टाइम फास्ट मिलता है, मतलब यूजर्स को बेटर एक्सपीरियंस। 4, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। आज के मॉडर्न लोड बैलेंसर्स में बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। ये डीडोस अटैक्स जैसे थ्रेट्स से सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं ये बैलेंसर्स? मलिशियस ट्रैफिक डिटेक्ट और ब्लॉक करते हैं। डेटा को सिक्योर फायरवॉल्स के थ्रू राउट करते हैं फॉर एडेड प्रोटेक्शन। 5, एफिशिएंट फेलियर मैनेजमेंट। अगर कोई सर्वर फेल हो जाए, तो लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को बैकअप सर्वर्स पर डाइवर्ट कर देता है। इसे सर्विसेज कंटिन्यू चलती रहती है बिना किसी इंटरप्शन के। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, चैलेंजेस इन मैनेजिंग क्लाउड इंफॉर्मेशन। क्लाउड पावरफुल है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी साथ लाता है। 1, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सेंसिटिव डेटा को सिक्योर रखना क्लाउड में सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे अगर एक हेल्थ केयर कंपनी अपने पेशेंट रिकॉर्ड्स क्लाउड में स्टोर करती है, तो एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और डेटा लॉस प्रिवेंशन बहुत क्रूशियल हो जाता है। क्लाउड प्रोवाइडर्स को मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लेयर्स इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। 2, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। क्लाउड का कॉस्ट अगर प्रॉपरली मैनेज ना हो, तो अनएक्सपेक्टेड बिल्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल, एक ई कॉमर्स कंपनी को पीक सीजन में ज्यादा ट्रैफिक मिलता है और ओवर प्रोविजन रिसोर्सेज के वजह से कॉस्ट्स बढ़ जाती है। सॉल्यूशन, रिसोर्स यूसेज मॉनिटर करो, ऑटोमेटेड स्केलिंग यूज करो और सर्विस प्लान्स रेगुलरली रिव्यू करो। तो दोस्तों, क्लाउड का यूज बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और भी है जिनको हम समझना चाहेंगे। 3, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। हाई डिमांड टाइम में क्लाउड सर्विसेज स्लो हो सकती है, जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब नेटवर्क कंजेशन फेस करता है, तो ट्रांजैक्शंस डिले होने लगती है। सॉल्यूशन, मल्टीपल रीजन्स में रिसोर्सेज डिप्लॉय करो और एक स्ट्रॉन्ग डिजास्टर रिकवरी प्लान जरूरी है। 4, वेंडर लॉक-इन। एक हाई क्लाउड प्रोवाइडर पे डिपेंड होने का रिस्क होता है, इसे कहते हैं वेंडर लॉक-इन। अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर बदलना हो या इन हाउस शिफ्ट करना हो, तो काफी कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सीएसपीज चूज करते वक्त फ्लेक्सिबिलिटी जरूर चेक करो। 5, स्किल्स एंड नॉलेज। क्लाउड का मैनेजमेंट इजी नहीं है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए। कंपनीज को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या क्लाउड एक्सपर्ट्स हायर करने चाहिए, या फिर मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स एमएसपीज के साथ काम करना चाहिए।
6. रेगुलेटरी कंप्लायंस। अलग अलग इंडस्ट्रीज के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे हेल्थ केयर या फाइनेंस। क्लाउड डेटा को इनके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स कंप्लायंस टूल्स और ऑडिटिंग फीचर्स ऑफर करते हैं, उन्हें यूज करना जरूरी है। 7. डेटा गवर्नेंस। कौन डेटा एक्सेस कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, ये सब ट्रैक करना पड़ता है। डेटा गवर्नेंस से कंप्लायंस भी मेंटेन होती है और रिस्क भी कम होता है। और अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, प्रॉब्लम ऑफ स्केल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट है स्केलेबिलिटी, यानी जब डिमांड बढ़े तो क्लाउड आपके साथ ग्रो कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, स्केल मैनेज करना भी टफ हो जाता है। ज्यादा यूजर्स, ज्यादा डेटा और ज्यादा प्रोसेसेस होने पर परफॉर्मेंस, कॉस्ट और मैनेजमेंट चैलेंजेस भी बनते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लाउड के स्केल होने के साथ आने वेल की प्रॉब्लम्स के बारे में। 1. रिसोर्स प्रोविजनिंग एंड मैनेजमेंट। जब यूजर्स और सर्विसेज बढ़ते हैं तो उनको सर्व करने के लिए रिसोर्सेज रेडी रखना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, एक वेबसाइट वायरल कैंपेन के बाद ओवरलोड हो जाए, अगर सर्वर्स रेडी नहीं है तो क्रैश हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादा सर्वर्स ऐड कर दिए तो पैसा वेस्ट हो सकता है। बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। 2. नेटवर्क स्केलेबिलिटी। जितने ज्यादा यूजर्स उतना ज्यादा ट्रैफिक और नेटवर्क पर प्रेशर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, अगर क्लाउड प्रोवाइडर नेटवर्क स्केल नहीं कर पाता तो यूजर्स को स्लो लोडिंग टाइम्स फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स। 3. डेटा स्केलेबिलिटी। बड़ी कंपनीज को मैसिव डेटा स्टोर और प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर स्टोरेज सिस्टम स्केल नहीं हो पाया तो सिस्टम स्लो और इनएफिशिएंट हो सकता है। 4. परफॉर्मेंस एंड लेटेंसी। स्केलिंग के टाइम पे सिस्टम डिले या लैग करने लगता है, अगर आर्किटेक्चर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। एग्जाम्पल, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म जब ज्यादा यूजर्स हैंडल करने की कोशिश करता है तो गेम प्ले लैग हो सकता है, अगर सर्वर्स और नेटवर्क ठीक से ट्यून्ड नहीं है। 5. कॉस्ट मैनेजमेंट। ज्यादा रिसोर्सेस का मतलब ज्यादा कॉस्ट। एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप अगर अननेसेसरीली एक्स्ट्रा क्लाउड स्टोरेज और सर्वर्स ले ले तो अनवांटेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। स्मार्ट स्पेंडिंग इज मस्ट। 6. सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। जब सिस्टम स्केल होता है तो सिक्योरिटी रिस्क्स भी बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एक हेल्थ केयर कंपनी अगर ज्यादा पेशेंट रिकॉर्ड्स स्टोर कर रही है तो एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और कंप्लायंस स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। 7. स्किल शॉर्टेज। बिग क्लाउड एनवायरनमेंट्स को चलाने के लिए स्किल्ड लॉग चाहिए होते हैं, लेकिन आज भी ट्रेंड आईटी स्टाफ की कमी है। एग्जाम्पल, एक कंपनी को ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं मिलते जो क्लाउड सिस्टम्स मैनेज कर सके, जिससे ऑपरेशंस स्मूथ नहीं चल पाते। 8. ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। जब क्लाउड बढ़ता है तो मैनेज करना भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ज्यादा सर्वर्स, अपडेट्स और प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना टफ होता है। एग्जाम्पल, एक ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी को अलग अलग रीजन्स के क्लाउड सिस्टम्स को मैनेज करना पड़ता है, जो काफी चैलेंजिंग होता है। 9. इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। कभी कभी क्लाउड प्रोवाइडर्स अलग अलग होते हैं या पुराने सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। सब कुछ स्मूथली चलना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जैसे डिफरेंट प्रोवाइडर्स के सर्विसेज को साथ काम करवाना एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है। 10. फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिडंडेंसी।
जब क्लाउड बड़ा हो तो सिस्टम को हमेशा चलते रखना और बैकअप रेडी रखना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एग्जाम्पल, एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस को मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं ताकि अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो यूजर्स को दिक्कत ना हो। 11 एसएलए मैनेजमेंट। क्लाउड प्रोवाइडर्स से जो प्रॉमिसेस मिलते हैं जैसे अपटाइम, उनका ध्यान रखना भी बड़ा चैलेंज है। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरी है कि क्लाउड सर्विस डाउन ना हो, स्पेशली पीक आवर्स में। 12 इंटीग्रेशन एंड कंपैटिबिलिटी। नए क्लाउड सिस्टम्स को पुराने सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना और इंश्योर करना कि सब कंपैटिबल हो एक टफ टास्क है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी अपना पुराना डाटाबेस क्लाउड बेस्ड सिस्टम में शिफ्ट कर रही है तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज ट्रांजिशन स्लो कर देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बिग डेटा मैनेजमेंट। बिग डेटा मैनेजमेंट का मतलब है बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज करना। ये डेटा ट्रेडिशनल मेथड्स से हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए क्लाउड और एडवांस्ड टूल्स यूज किए जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट। ये प्लेटफॉर्म्स रोजाना मैसिव डेटा जनरेट करते हैं। कस्टमर डेटा, कौन क्या कब खरीद रहा है। प्रोडक्ट डेटा, हजारों या मिलियन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स। बिहेवियरल डेटा, कस्टमर्स कैसे ब्राउज करते हैं, क्या क्लिक करते हैं, क्या कार्ट में डालते हैं। बिग डेटा मैनेजमेंट में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी है। एक, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। बिग डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करना और जल्दी रिट्रीव करना एक बड़ा चैलेंज है। क्लाउड प्रोवाइडर्स मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शंस देते हैं, लेकिन सही ऑप्शन चुनना और कॉस्ट मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी पेटाबाइट्स डेटा स्टोर करती है तो उन्हें डिसाइड करना होता है कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज करें या ब्लॉक स्टोरेज। ये डिपेंड करता है कि डेटा को कितनी फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है और बजट क्या है। चलिए दोस्तों, अब बिग डेटा मैनेजमेंट के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को समझते हैं। 2, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स। बहुत बेड डाटासेट्स को एनालाइज करना और वैल्यूएबल इंसाइट्स निकलना हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसिंग मांगता है। एग्जाम्पल, एक सोशल मीडिया कंपनी बिलियंस पोस्ट्स को प्रोसेस करके रियल टाइम इंसाइट्स देना चाहती है तो उन्हें अपाचे हडूप या स्पार्क जैसे स्पेशलाइज्ड टूल्स चाहिए होते हैं। 3, डेटा इंटीग्रेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अलग अलग सोर्सेस से डेटा लाना जैसे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना बड़ा चैलेंज होता है। एग्जाम्पल, एक रिटेलर जो ऑनलाइन सेल्स, फिजिकल स्टोर्स और कस्टमर रिव्यूज का डेटा मर्ज करता है, उससे डेटा को क्लीन और कंसिस्टेंट रखना पड़ता है ताकि एनालिटिक्स यूजफुल हो। 4, डेटा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। डेटा बढ़ने के साथ सिक्योरिटी भी जरूरी हो जाती है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना और रेगुलेशंस फॉलो करना मैंडेटरी है। एग्जाम्पल, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हिपा कंप्लायंस मेंटेन करनी पड़ती है ताकि पेशेंट प्राइवेसी बनी रहे और पेनल्टीज ना लगे। 5, प्राइवेसी एंड एथिकल कंसिडरेशंस। पर्सनल डेटा कलेक्ट करने के साथ प्राइवेसी और एथिकल इश्यूज भी सामने आते हैं। कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी और मिसयूज रोकना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए डेटा यूज करते वक्त कंपनीज को इंश्योर करना होता है कि कस्टमर्स ने अपनी कंसेंट दी हो और डेटा का सही इस्तेमाल हो रहा हो। 6, कॉस्ट मैनेजमेंट। बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करना क्लाउड में महंगा पड़ सकता है, इसलिए कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना जरूरी है।
एग्जाम्पल, वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनीज को अपनी क्लाउड स्टोरेज और प्रोसेसिंग को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि पीक टाइम पे अननेसेसरी खर्चा ना हो। दोस्तों, चलिए बिग डेटा मैनेजमेंट के लास्ट फ्यू चैलेंजेस को भी क्विकली समझ लेते हैं। 7. परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। बिग डेटा सिस्टम्स को फास्ट और रिलायबल बनाने के लिए पावरफुल स्टोरेज और हाई स्पीड प्रोसेसिंग चाहिए होती है। एग्जाम्पल, एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो रियल टाइम स्टॉक मार्केट डेटा हैंडल करती है, उन्हें इंश्योर करना होता है कि उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म इंस्टेंटली स्केल कर सके बिना लग के। 8. डेटा गवर्नेंस। ये इंश्योर करना कि कौन डेटा एक्सेस कर रहा है और डेटा का रिस्पॉन्सिबल यूज हो रहा है, ये कंप्लायंस और ट्रस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एजेंसी को सिटीजन डेटा के एक्सेस पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ता है ताकि डेटा लीक्स और मिसयूज ना हो। 9. कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स। बिग डेटा के टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का मिक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सब सिस्टम्स को स्मूथली इंटीग्रेट करना टफ होता है। एग्जाम्पल, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो क्लाउड, ऑन प्रेमिस और थर्ड पार्टी एनालिटिक्स टूल्स यूज करती है, उनको इंश्योर करना पड़ता है कि सब कंपोनेंट्स कंपैटिबल और सिंक हो। 10. स्किल शॉर्टेज। क्लाउड बेस्ड बिग डेटा सिस्टम्स मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए होते हैं, जैसे डेटा इंजीनियरिंग, एमएल और क्लाउड कंप्यूटिंग। एग्जाम्पल, एक टेक स्टार्टअप जो अपना बिग डेटा पाइपलाइन बनाना चाहता है, उन्हें AWS या गूगल क्लाउड में एक्सपीरियंस्ड डेटा इंजीनियर्स ढूंढना मुश्किल पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये द फाइनल मेजर प्रॉब्लम्स जो बिग डेटा मैनेजमेंट में फेस किए जाते हैं। इन चैलेंजेस का सल्यूशन भी पॉसिबल है विद द राइट टूल्स, ट्रेनिंग एंड टीम। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल पिंड ए पंजाब। योर सपोर्ट रियली मोटिवेट्स अस टू कीप क्रिएटिंग हेल्पफुल कंटेंट लाइक दिस। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको वादा करते हैं आगे भी ऐसे हाई इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको इंटरेस्टिंग वे में प्रोवाइड करते रहेंगे। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रिकॉग्नाइज आवर एफर्ट्स। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।